प्यारे विद्यार्थियों, क्या कभी आपके घर बिना बताए ऐसे मेहमान आ धमके हैं जिनकी खातिरदारी करते करते आपके घर की सारी शांति समाप्त हो गई हो? आइए नए मेहमान एकांकी के प्रश्न अभ्यास के माध्यम से हम ये जाने कि अतिथि सत्कार, विवेक और सावधानी का संतुलन कितना अधिक आवश्यक है। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विनोद कुमार वेदालंकार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल में। आज हम कक्षा 8 की मल्हार पुस्तक के पाठ 8 नए मेहमान के प्रश्न अभ्यास का सरल एवं रोचक समाधान यहां समझने जा रहे हैं। तो इस कड़ी में मेरा निवेदन है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और आगे बढ़िए। पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, पहला बिंदु है पाठ से। आइए अब हम इस एकांकी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी भरपूर सहायता करेंगी। पहला बिंदु है मेरी समझ से। इसके तहत हम देख लेते हैं क्या निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक से अधिक ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल राइट ऑप्शन यहां पर चुनना है। तो पहला प्रश्न है, आगंतुकों ने विश्वनाथ के बच्चों को सीधे लड़के किस संदर्भ में किया? तो पहला यहां पर विकल्प देख लेते हैं। अतिथियों की सेवा करने के कारण, किसी तरह का प्रश्न न करने के कारण, आज्ञाकारिता के कारण या गर्मी को चुपचाप सहने के कारण। तो यहां पर उनका संदर्भ केवल आज्ञाकारिता के भाव के कारण ऐसा उन्होंने कहा होगा। मेरे दृष्टिकोण से आपको कोई दूसरा विकल्प भी ठीक नजर आता है तो आप उसके सामने विस्तार बना सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, एक ये पड़ोसी है निर्दयी। विश्वनाथ ने अपने पड़ोसी को निर्दयी क्यों कहा? निर्दयी शब्द का अर्थ होता है दया से रहित। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। उन्हें कष्ट में देखकर प्रसन्न होते हैं। पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते। तीसरा, लड़ने झगड़ने के अवसर ढूंढते हैं। एंड लास्ट, अतिथियों का अपमान करते हैं। तो यहां पर मुझे जो है चारों विकल्पों में से मुझे दो विकल्प सही नजर आ रहे हैं कि उन्हें कष्ट में देखकर पड़ोसी प्रसन्न होते हैं और दूसरा, पड़ोसी किसी प्रकार का भी सहयोग नहीं करते। तो इस प्रकार से आप दोनों विकल्पों के सामने स्टार बना सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान न आए। रेवती इस तरह की कामना क्यों कर रही है? देखिए, पहला ऑप्शन है मेहमान के ठहरने की उचित व्यवस्था न होने के कारण। सेकंड, रेवती का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक न होने के कारण। थर्ड, अतिथियों के आने से घर का कार्य बढ़ जाने के कारण। एंड लास्ट, उसे अतिथियों का आना जाना पसंद न होने के कारण। तो यहां पर जो मुझे इस चारों विकल्पों में से जो सही उत्तर नजर आ रहे हैं, मुझे दो विकल्प सही नजर आ रहे हैं। पहला है मेहमान के ठहरने की उचित व्यवस्था न होने के कारण, और दूसरा विकल्प भी मुझे ठीक नजर आ रहा है, रेवती का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक न होने के कारण भी वो ऐसा चाह रही थी। ठीक है जी। चौथा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न क्या है? हे भगवान, कोई मुसीबत न आ जाए। रेवती कौन सी मुसीबत नहीं आने की बात कर रही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पानी की कमी होने की मुसीबत, या पड़ोसियों के चिल्लाने की, थर्ड, मेहमानों के आने की, या गर्मी के कारण बीमारी की। तो यदि आपने पाठ को, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को आपने ध्यान से सुना है तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। अगर आपने इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने इस एकांकी की व्याख्या की है, तो अगर उसको नहीं देखा है, सुना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार उसको जरूर कम से कम देख लीजिए। ठीक है जी। तो यहां पर कौन सा विकल्प ठीक नजर आ रहा है? मेहमानों के आने की मुसीबत। वो नहीं चाहती कि कोई मेहमान आकर के मुसीबत खड़ी करे। ठीक है जी। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है, इस एकांकी के आधार पर बताएं कि मुख्य रूप से कौन सी बात किसी रचना को नाटक का रूप देती है? तो देख लेते हैं भाई। यहां पर चार ऑप्शन है। संवाद, कथा, वर्णन या मंचन। देखिए,
एक एकांकी के आधार पर आपको बताना है कि कौन सी। तो यहां पर मैंने जब इस पाठ का एक्सप्लेन किया इसको, तो मैंने आपको बताया था कि एकांकी में डायलॉग्स यानी कि संवाद जो हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहां पर यही जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन संवाद, यही बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। इसी के सामने आपको स्टार बना देना चाहिए। ठीक है जी। ख प्रश्न देख लेते हैं भाई, इसका ख क्या है। हो सकता है कि आप सभी ने अलग अलग उत्तर चुने हो, बिल्कुल अलग अलग उत्तर चुन सकते हैं बच्चे। ठीक है, हो सकता है आपके मित्रों ने अलग विकल्प चुने हो। अब अपने सहपाठियों या मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो बता देते हैं हमने ये उत्तर क्यों चुने, देख लेते हैं भाई। आप इसको लिख देंगे अच्छी तरह से। मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि ये प्रसंग और पात्रों के व्यवहार से सबसे अधिक मेल खाती हैं। तो एक एक प्रश्न के बारे में हम तर्क देकर के समझाएंगे भाई। तो पहले प्रश्न के बारे में तर्क देते हैं कि बच्चों को सीधे लड़के इसलिए कहा गया क्योंकि वे आज्ञाकारी थे और बड़ों के कहे अनुसार चुपचाप सेवा कर रहे थे। दूसरे का जो हमने उत्तर चुना उसके पीछे हमारा क्या तर्क रहा है। तो पड़ोसी को निर्दयी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे मदद नहीं करते, जबकि एक अच्छे पड़ोसी का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने पड़ोसियों की मदद करे और उन्हें कष्ट में देख करके उनकी सहायता करे। प्रश्न तो कम से कम न हो, लेकिन ये तो उल्टा ही हो रहा है यहाँ पर। वो तो खुश हो रहे हैं उनको जो है परेशान देख करके। तीसरा देख लेते हैं भाई। रेवती ने मेहमान न आने की कामना इसलिए की क्योंकि उसके पास न तो मेहमानों को ठहराने की उचित व्यवस्था थी, क्योंकि जो किराए का घर था बहुत ही छोटा सा घर था, और न ही उसका स्वास्थ्य ठीक था। पिछले 15 दिनों से लगभग वो बीमार थी। अगले प्रश्न का उत्तर हमने यही क्यों चुना, देखिए मुसीबत से उसका आशय मेहमानों के आने से था जिससे परेशानी बढ़ सकती थी। ठीक है जी। और लास्ट में हमने जो विकल्प चुना है वो क्यों चुना भाई। देखिए किसी भी रचना को नाटक का रूप मुख्य रूप से संवाद ही देते हैं, उसके जो डायलॉग्स होते हैं वही देते हैं, क्योंकि संवाद के माध्यम से पात्र अपने विचार और भाव उनको अच्छी प्रकार से वो है एक्सप्रेस करते हैं, उनको जो है अभिव्यक्त करते हैं और घटनाएं जो है वो आगे बढ़ती हैं। इसलिए ये उत्तर अधिक उचित मुझे प्रतीत होते हैं। आपको कौन से उत्तर जो है उचित प्रतीत होते हैं आप खुद बता सकते हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। अगला बिंदु है पंक्तियों पर चर्चा। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, देख लेते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए। ठीक है जी। तो बता देते हैं भाई, यहाँ पर कुछ पंक्तियां दे रखी, उनको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, उनकी सरल व्याख्या करनी है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है भाई। पहला पंक्ति क्या है। पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम ही नहीं लेती। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आपने क्या समझा। देखिए यह पंक्ति भयंकर गर्मी और प्यास की स्थिति को दर्शाती है, बताती है। गर्मी इतनी अधिक है कि बहुत पानी पीने पर भी प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही, और यह शरीर की परेशानी और गर्मी की तीव्रता का यहाँ पर चित्रण करती है ये जो पंक्ति है। ठीक है जी। अगली पंक्ति क्या है कि सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। तो इसका क्या जो है एक्सप्लेनेशन हो सकता है। देखिए यहां भीषण गर्मी को आग बरसने जैसा बताया गया है प्रतीकात्मक रूप से। ऐसा नहीं कि आग के अंगारे बरस रहे, लेकिन गर्मी बहुत ही ज्यादा है। यह उपमा जो है गर्मी की तीव्रता को बता रही है और लोगों की पीड़ा को दर्शाती है। शहर का वातावरण असहनीय हो चुका है, इससे पता चलता है। ठीक है भाई। अगली पंक्ति क्या है। तो यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते जा रहे हैं। तो इससे आपने क्या समझा भाई, इसको कैसे एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। देखिए इसमें लेखक ने आम लोग यानी कि जो कॉमन मैन्स हैं उनकी जो परेशानी है उसको भाड़ में भुनते चने से तुलना की गई है। भाड़ में भुनना मतलब जो चने को भून करके जो भूगड़ा बनाते हैं वो एक विशेष प्रकार के कारीगर होते हैं। ठीक है, तो उनको उनकी जो भट्टी होती है और उनको चने को भूनने का जो प्रोसेस होता है उसको भाड़ कहा जाता है। ठीक है जी। तो चने को उसमें डाल दिया जाता है गरम रेत में और चना भुन जाता है। तो उससे यहाँ पर तुलना की गई है। यहाँ पर हास्य पैदा हो रहा है और हास्य के साथ साथ व्यंग भी पैदा हो रहा है। लोग लगातार कठिनाई और गर्मी को सहते रहते हैं जैसे उनका भाग्य ही यह हो। ठीक है।
अगली जो पंक्ति है वो क्या है भाई, देख लेते हैं। अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। देखिए यह पंक्ति पानी के महत्व को दर्शाती है, पानी के इंपॉर्टेंस को प्रकट करती है। भीषण गर्मी में जब पानी मिलता है, ठंडा पानी मिलता है, तो राहत और जीवन का एहसास होता है। जब वे मेहमान पानी पी लेते हैं तो उन्हें काफी राहत मिलती है। ठीक है जी, इस प्रकार से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला बिंदु है प्यारे बच्चों, मिलकर करें मिलान। तो अपनी पेंसिल उठा लीजिए। यहाँ पर एक कॉलम 1 है, एक कॉलम 2 है। ठीक है, कॉलम 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और कॉलम 2 में जो है उन पंक्तियों से मिलते जुलते भाव दिए गए हैं। अब किस पंक्ति का कौन सा भाव मिल रहा है उससे आपको इसको मिलान करना है। जैसे नंबर 1 को नंबर 3 से मिला दीजिए। तो नंबर 1 को 3 से जब मिला करके देखते हैं तो क्या बनता है। नंबर 1 में है, लाखों के आदमी खाक में मिल गए। नंबर 3 में इसका क्या संदर्भ है, क्या इसकी व्याख्या की, बहुत ही समृद्ध व्यक्ति थे पर अब उनके पास कुछ भी शेष नहीं है। नंबर 2 को नंबर 4 से मिला दीजिए। सेकंड वाक्य क्या है, धोती ऐसी चर्रा रही है जैसे पुरानी हो। और 4th में क्या इसका संदर्भ है, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, कपड़ा पसीने से भीगकर पुराने जैसा हो गया है। नंबर 3 को 5th से मिला देंगे। नंबर 3 में क्या वाक्य है, माल मसाला तो अंटी में है ना। और 5th में क्या है कि धनराशि सुरक्षित तो है ना। 4th को 1st से मिला देंगे। 4th में क्या है, खाने में क्या देरदार है। और 1st में इसका क्या अर्थ दिया गया है कि भोजन की व्यवस्था कब तक हो जाएगी। नंबर 5th को नंबर 2 से मिला देंगे। नंबर 5th में क्या है कि पहले आत्मा फिर परमात्मा। इसका अर्थ क्या है कि पहले अपना ध्यान और फिर दूसरा काम। इस प्रकार से आप इनको मिला सकते हैं इस और आपका उचित मिलान हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी समस्या वाली बात नहीं है। आप स्क्रीन को जो है पॉज करके भी मिलान कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, और अगला बिंदु है इसमें सोच विचार के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है पढ़ लेते हैं। एकांकी को पुनः पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। देखिए एकांकी को पुनः पढ़िए, इसका मतलब क्या है कि आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को दोबारा से सुन लेना चाहिए और लिखिए। पता लगाना है और लिखना है। क्या पता लगाना है, प्रश्न के रूप में दिया गया है। लिखना है तो इसका मतलब आपकी एक्सरसाइज की नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख करके अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करवाने पड़ेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं, नन्हेलाल का ऐसे ही मकान से क्या आशय है। देखिए नन्हेमल का आशय है कि शहर में मकान छोटे, तंग और असुविधाजनक होते हैं। बात तो सही है, गांव में तो ज्यादा जमीन होती है तो हम बड़ा बड़ा मकान बना लेते हैं, तो उसमें खुली जगह जो है, आंगन और हवा पानी की व्यवस्था शहरों के मकान में उतने अच्छे से नहीं होती। गांव के बड़े और हवादार मकानों की तुलना में शहर के मकान बहुत ही संकरे और भीड़ भाड़ से भरे होते हैं। ठीक है जी, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वही दूसरा प्रश्न है, पड़ोसी को विश्वनाथ से किस तरह की शिकायत है। आपके विचार से पड़ोसी का व्यवहार उचित है या अनुचित है। तर्क सहित उत्तर देना है, यानी कि विद लॉजिक आपको इसका आंसर देना है। देखिए पड़ोसी को यह शिकायत है कि विश्वनाथ जी के घर में आए मेहमानों ने उनकी छत पर हाथ धो लिए हैं, जिससे पानी फैल गया है। इस वजह से पड़ोसी की स्त्री विश्वनाथ से लड़ने के लिए सीधे उनके घर आ जाती है। मेरा विचार है कि पड़ोसी का जो व्यवहार है वो बिल्कुल अनुचित है, अव्यवहारिक है, असामाजिक है, क्योंकि मेहमान को तो पता ही नहीं था कि वहां हाथ धोने हैं या नहीं धोने हैं। अनजान व्यक्ति है, उसने धो लिए। ठीक है जी, विश्वनाथ ने क्षमा भी मांगी लेकिन पड़ोसिन फिर भी जो है बुरा भला कह करके गई, तो ये तो बहुत बुरी बात है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाई तीसरा प्रश्न क्या है, एकांकी में विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता है, फिर भी उन्हें अपने घर में आने देता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव। ठीक है जी, हमारे यहाँ 3 ही देवता माने गए हैं भाई। कौन कौन से, पितृदेवो भव, पितृदेव भव मतलब माता पिता हमारे देवता हैं। दूसरा आचार्य देवो भव, यानी कि गुरु हमारे देवता हैं। और तीसरे अतिथि देवो भव। ठीक है, जो हमारे घर में मेहमान आ गया है, अतिथि आया है, उसको भी हम देवता ही मानते हैं। ऐसी हमारी वैदिक सनातन परंपरा है। इसी के तहत जो है विश्वनाथ जी ने दोनों मेहमानों को अंदर आने दिया। विश्वनाथ जी संकोचवश
और सभ्यता के कारण अजनबियों को भी अपने घर में ठहरने की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। वो उन्हें मना ही नहीं कर पाता, क्योंकि सामाजिक रीति और शिष्टाचार का पालन करना एक पढ़े लिखे व्यक्ति का स्वभाव है। और इसमें पढ़ा लिखा क्या करेगा भाई, भारतीय संस्कृति तो सबके ऊपर लागू होती है। यहाँ तो अनपढ़ जो है पढ़े लिखों से भी ज्यादा हमारी संस्कृति को और सभ्यता को मानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एकांकी के उन संवादों को ढूंढ कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि बाबूलाल और नन्हेमल विश्वनाथ के परिचित नहीं हैं। तो बिल्कुल लिख देते हैं जी, उन संवादों को ढूंढ करके आप यहां पर देख लीजिए। विश्वनाथ जी, क्षमा कीजिएगा, आप कहां से पधारे हैं? नन्हेमल, अरे आप नहीं जानते, वो लाला संपत राम है ना, गोटे वाले, वो मेरे जो है चचेरे भाई हैं। विश्वनाथ जी बड़े आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, भाई कौन संपत राम? विश्वनाथ जी कहते हैं, भाई क्षमा कीजिए, मैंने आपको, दोनों फिर एक साथ बोल पड़ते हैं, अरे पंडित जी आप कैसी बात करते हैं, हम तो आपके पास के हैं बिल्कुल। विश्वनाथ जी, आप कहां से आए हैं? रेवती, कौन है ये लोग, जान पहचान की तो मालूम नहीं पड़ते। विश्वनाथ जी, नहीं जाने कौन है। विश्वनाथ, देखिए मैं आपसे एक दो बात पूछना चाहता हूं। नन्हेमल, हाँ हाँ पूछिए ना, मालूम होता है आपने हमें अभी तक पहचाना नहीं है। विश्वनाथ जी, तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं? दोनों सक पकाकर, चिट्ठी चिट्ठी तो हम नहीं लाए हैं। ठीक है, तो इन सभी संवादों से ये पता चलता है कि बाबूलाल और नन्हेलाल विश्वनाथ जी के परिचित नहीं हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से आप संवादों को चुन करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, एकांकी के उन वाक्यों को ढूंढ कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं, उसमें भी संवादों को ही हमें ढूंढना पड़ेगा। विश्वनाथ जी कहते हैं, ओफ बड़ी गर्मी है, पंखा जोर जोर से करने लगता है, इन बंद कमरों में रहना कितना भयंकर है, अरे मकान है कि भट्टी। रेवती, आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई, पत्ता तक नहीं हिल रहा, जैसे सांस बंद हो जाएगी, सिर फटा जा रहा है, अपना खुद का सिर दबाती है। विश्वनाथ जी कहते हैं, पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम ही नहीं लेती। अभी 4 गिलास पानी पी करके आया हूं, फिर भी होंठ सूखे हैं, 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो क्या ही होगा। ठीक है। रेवती, गर्म है, आंगन में जो घड़ा रखा हुआ है उसका भी पानी ठंडा नहीं होता, हवा लगे तब तो पानी ठंडा हो। ये तो जेल खाने में सड़ने जैसी बात हो गई। विश्वनाथ, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है, इन्होंने क्या बिगाड़ा, तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल रहे हैं। रेवती पानी का गिलास लेकर के आती है। ठीक है जी, और रेवती क्या कहती है? रेवती, बड़े का तो अभी तक बहुत बुरा हाल है, अभी भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है। फिर से रेवती जो है अपना संवाद प्रकट करती है, क्या कहती है कि ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे, तुम्हें भी न जाने क्या धुन सवार हो जाती है, जाओ सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूंगी, जाओ। बच्चे को पंखा करती है, बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है, पानी मांगता है, वह बच्चे को पानी पिलाती है और पंखा करती है। नन्हेमल पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पोंछकर उसी से हवा करने लगता है, बड़ी गर्मी है, क्या कहें पंडित जी, पैदल चले आ रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए कि निचोड़ लो। बाबूलाल, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। विश्वनाथ, देखो प्रमोद, कहीं से बर्फ मिले तो ले आओ। आप लोग, तो इन सब संवादों से ये पता चलता है कि गर्मी बेतहाशा है, बे इंतहा गर्मी पड़ रही है, अनलिमिटेड गर्मी पड़ रही है। ठीक है जी, अगला बिंदु है अनुमान और कल्पना। तो कर लेते हैं, अनुमान और कल्पना भी कर लेते हैं। भाई क्या है, अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। तो ठीक है, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे जो है चर्चा कर लेते हैं। पहला इसमें जो है संदर्भ दिया गया है जिस पर हमें चर्चा करनी है। एकांकी में विश्वनाथ अपनी पत्नी को अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहता है, साथ ही रेवती की अस्वस्थता का विचार करके भोजन बाजार से मंगवाने का सुझाव भी देता है। लेकिन उसने स्वयं अतिथियों के लिए भोजन बनाने के विषय में क्यों नहीं सोचा? खुद भी तो भोजन बना सकते थे विश्वनाथ जी।
तो बताओ भाई, आप अपने अनुमान से बताइए, अपनी कल्पना से बताइए, मैं बता देता हूं। देखिए, विश्वनाथ जी ने स्वयं भोजन बनाने का विचार इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय समाज में रसोई और घरेलू कामकाज को मुख्य रूप से स्त्रियों का ही काम माना जाता था। आजकल तो पुरुष भी कर लेते हैं, पुरुष बाहर का काम करते थे और घर की जिम्मेदारी स्त्रियों पर होती थी। इसी सामाजिक सोच और सामाजिक व्यवस्था के कारण उसने पत्नी से ही भोजन बनाने या मंगवाने की बात कही। ठीक है जी, तो ये हमारी एक सामाजिक व्यवस्था थी। अगला देख लेते हैं भाई, अगला बिंदु क्या है। एकांकी में विश्वनाथ का बेटा प्रमोद अतिथियों के पेयजल की व्यवस्था करता है और छोटी बहन का भी ध्यान रखता है। प्रमोद को इस तरह के उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी गई होंगी? देखिए, आपको ये बताना है। प्रमोद को उत्तरदायित्व इसलिए दिए गए होंगे, उत्तरदायित्व माने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसलिए दिए गए हो क्योंकि वह घर का बड़ा बेटा है। परिवार में बड़े बच्चों से अपेक्षा की जाती है, जो भी बड़ा बच्चा होता है उससे एक अपेक्षा की जाती है कि वे घर के छोटे मोटे कामों को संभाल लें और माता पिता को मदद करें। अतिथियों को पानी पिलाना और बहन की देखभाल करना उसी जिम्मेदारी का हिस्सा रहा है। इससे बच्चों में अनुशासन और सेवा भावना विकसित होती है। ठीक है जी, गए भाग देख लेते हैं भाई। गए प्रश्न क्या है। ऐसी बातें करते हो भैया, कैसी बातें करते हैं? ऐसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूं। भीषण गर्मी और सिर में दर्द के बावजूद भी रेवती जो है भोजन की व्यवस्था करने के लिए क्यों तैयार हो जाती है? देखिए, रेवती सिर दर्द और भीषण गर्मी के बावजूद भी भोजन की व्यवस्था करने को तैयार हो गई। इसका कारण क्या है? क्योंकि वह एक तो उसका खुद का भाई था और दूसरा भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है। इसका भाई काफी देर से घर ढूंढ रहा था, तब जाकर उसे अपनी बहन का घर मिला। इस वजह से वह थक भी गया था और भूखा भी था। रेवती अपने भाई को भूखा तो नहीं सुला सकती। कौन बहन अपने भाई को भूखा सुला सकती है? इसलिए भोजन की तैयारी में तुरंत ही जुट जाती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई। घ इसका पार्ट देख लेते हैं। एकांकी में गर्मी की भीषणता दर्शाने वाली कुछ पंक्तियां दी गई हैं। ऐसी पंक्तियां जो गर्मी के विकट स्वरूप को प्रकट करती हैं। अपनी कल्पना और अनुमान से बताइए कि सर्दी और वर्षा की भीषणता के लिए आप इनके स्थान पर क्या क्या वाक्य प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर गर्मी का मौसम है, अगर यहाँ पर सर्दी या वर्षा का मौसम होता तो आप किस प्रकार से उसको व्याख्यायित करते? अपने वाक्यों को जो है दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। तो इसके लिए आपको एक क्या बनानी पड़ेगी? एक सारणी बनानी पड़ेगी। एक इस प्रकार से जो है, जैसे हमने बना करके आपको दिया, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो एक सारणी हम बना करके रख लेते हैं और इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहले देखिए, गर्मी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियां, वो तो हम यहां से उठा ही लेंगे। फिर सर्दी की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियां बीच वाले कॉलम में रख लेंगे और लास्ट में वर्षा की भीषणता दर्शाने वाली पंक्तियां। ठीक है, तो पहली पंक्ति क्या है कि यह गर्मी में भुन रहा है। ठीक है जी। तो सर्दी में क्या करेंगे? अगर सर्दी का मौसम होता तो यह सर्दी में जम रहा है, और वर्षा होती तो यह वर्षा में भीग रहा है। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, दूसरी पंक्ति, पर बर्फ भी कोई कहां तक पिए। अब सर्दी में क्या करेंगे? पर गर्म पानी भी कोई कहां तक पिए। ठीक है, वर्षा में पर रेनकोट भी कोई कहां तक पहने। इस प्रकार से हम इनको जो है बता सकते हैं। तीसरा क्या है? सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। सर्दी में सारे शहर में जैसे बर्फ गिर रही हो। वर्षा में सारे शहर में जैसे मूसलाधार बारिश हो रही हो। नंबर 4, प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। अब सर्दी में ठंड है कि जाने का नाम नहीं लेती। वर्षा में वर्षा है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। नंबर 5, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं। वर्षा में चारों तरफ बर्फ जम रही है। वर्षा में चारों तरफ पानी गिर रहा है या टपक रहा है। तो गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। सर्दी में गरम गरम पानी, गरम गरम कहवा या चाय या कॉफी पिलाओ दोस्त, प्राण जमते जा रहे हैं। और वर्षा में छाता लाओ दोस्त, हम तो भीगे जा रहे हैं। नंबर 7, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। सर्दी में सचमुच सर्दी में आग ही तो जान है। वर्षा में सचमुच वर्षा में छत ही तो जान है।
ठीक है। नंबर 8, यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह बाढ़ में बुनते जा रहे हैं। सर्दी में, यह तो हमारा ही भाग्य है कि बर्फ में ठिठुरते जा रहे हैं। वर्षा में, यह तो हमारा ही भाग्य है कि वर्षा में भीगते चले जा रहे हैं। ठीक है। गर्मी में, फिर भी पसीने से नहा गया हूं। ठंड में, फिर भी ठंड से कांप रहा हूं। वर्षा में, फिर भी बारिश में तरबतर हो गया हूं, बिल्कुल ही भीग गया हूं। ठीक है जी। इस प्रकार से आप एक सारणी बनाकर अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करवा सकते हैं। अगला बिंदु है एकांकी की रचना। इस एकांकी के आरंभ में पात्र परिचय दिया गया है, यानी कि जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबका परिचय दिया गया है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, स्थान भी बताया गया है, समय भी बताया गया है, विश्वनाथ और रेवती के घर के विषय में भी बताया गया है। ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय, कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है। विश्वनाथ, उफ बड़ी गर्मी है, पंखा जोर जोर से चलने लगते हैं, इन बंद कमरों में रहना कितना भयंकर है, मकान है कि भट्टी। तो पश्चिम की तरफ से एक स्त्री प्रवेश करती है, वो रेवती है। रेवती क्या कहती, आंचल से मुंह का पसीना पहुंचती हुई, पत्ता तक नहीं हिल रहा, जैसे सांस बंद हो जाएगी, सिर फटा जा रहा है। तो एकांकी की इन पंक्तियों को ध्यान से आपको पढ़ना है। इन्हें पढ़कर यह स्पष्ट रूप से पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है भाई, कि पहली पंक्ति समय और स्थान आदि के विषय में बता रही है। ठीक है। इसे रंगमंच निर्देश कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, इसे रंगमंच निर्देश कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। वहीं दूसरी पंक्ति में स्पष्ट है कि 2 लोगों द्वारा ये बात कही गई है, इसे संवाद कहा जाता है। यह नए मेहमान एकांकी का एक अंश है। किसी भी एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है उसकी संवाद। ठीक है जी। एकांकी एक प्रकार का नाटक होता है जो एक ही बार में केवल एक ही अंक में प्ले किया जाता है, उसका एक ही भाग होता है। ठीक है। धारावाहिक में तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं। इसमें किसी कहानी या घटना को संक्षेप में दर्शा दिया जाता है, प्रकट किया जाता, प्ले किया जाता। आप इस एकांकी में ऐसी अनेक विशेषताएं खोज सकते हैं। जैसे इस एकांकी में कुछ संकेत कोष्ठक में दिए गए हैं, कोष्ठकों में दिए गए हैं, पात्र परिचय, ठीक है, अभिनय के संकेत, वेशभूषा संबंधी निर्देश। इस प्रकार से एकांकी की रचना होती है और उसकी ये विशेषताएं होती हैं। ठीक है जी। कै बिंदु देख लेते हैं भाई, इसमें क्या है, कै प्रश्न या जो भी है, कै बिंदु। अपने समूह में मिलकर इस एकांकी विशेषताओं की सूची बनाई। इस एकांकी में कौन कौन सी स्पेशलिटी हैं जो इसमें बताई गई हैं, उनकी एक सूची आपको बनानी है, तो बना देते हैं। ठीक है। उत्तर, दोनों गटगट पानी पीते हैं। पानी पीने का तरीका इसमें बताया गया है, ये भी एक विशेषता है। रेवती, हे भगवान कोई मुसीबत न आ जाए। इस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है। यहां पर जो है आप इस प्रकार से पंक्चुएशन को भी देख सकते हैं। विश्वनाथ, क्षमा कीजिएगा आप कहां से पधारे हैं। तो यहां पर प्रश्नवाचक का प्रयोग किया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें आप पीछे देख सकते हैं। नन्हेमल, अरे आप नहीं जानते, तो ये संवाद का रूप है। बाबूलाल, अरे वही गोटे वाले, लाओ न चाचा, संदूक खोलकर बंडी रखते हैं। माल मसाला तो अंटी में है ना, सामान को संदूक में रखते हुए दिखाया गया है। तो बाबूलाल का प्रवेश, रेवती का दूसरी ओर से आना, एक पात्र के आने की स्थिति और दूसरे पात्र के जाने की स्थिति बताई गई है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये एकांकी की क्या है, विशेषताएं हैं। आप इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आप प्रकट कर सकते हैं। खैर प्रश्न इसमें देख लेते हैं भाई। आगे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, एकांकी के बारे में जो वाक्य आपको सही लग रहे हैं उनके सामने हां लिख दीजिए, और जो वाक्य आपको सही नहीं लग रहे हैं उनके सामने नहीं लिख दीजिए। तो ठीक है जी, लिख देते हैं। एक पहला देख लेते हैं भाई, ऐसी सारणी बना करके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। एक एकांकी, एक मेहमान एकांकी में पूरी कहानी एक ही स्थान घर में घटित होती दिखाई गई है। बिल्कुल सही बात है, इसमें स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है। एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है, नहीं बहुत ज्यादा अधिक नहीं है। ठीक है। एकांकी में एक कहानी छिपी है। हाँ, एकांकी और कहानी में कोई अंतर नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। एकांकी अलग विधा होती है और कहानी बिल्कुल ही अलग विधा होती है। एकांकी में कहानी की घटनाएं अलग अलग दिनों या महीनों में हो रही हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो एक ही समय की बात है। ठीक है। कहानी में
एकांकी में कहानी मुख्य रूप से संवादों में आगे बढ़ रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। एकांकी में पात्रों को अभिनय के लिए निर्देश दिए गए। हाँ, ऐसा भी बिल्कुल है, निर्देश भी ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई, भाषा की बात कर लेते हैं बच्चों। भाषा की बात, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। अब यहां पर आग बरस रही को अंडरलाइन किया गया है। चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, दीवारें तप रही को अंडरलाइन किया गया है। यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं, भुनते भाड़ में भुनते रहते हैं, इसको अंडरलाइन किया गया। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द, अंडरलाइन ने रेखांकित शब्द गर्मी की प्रचंडता को दर्शा रहे हैं कि गर्मी कितनी प्रचंड है, कि तापमान कितना अधिक है। एकांकी में इस प्रकार के आगे और भी प्रयोग किए गए हैं जहां शब्दों के माध्यम से विशेष प्रभाव उत्पन्न किया गया है। उन प्रयोगों को छांटकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब आपको अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में इनको लिखना है, लिख करके अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करवाना है। ठीक है जी, तो लिख देते हैं भाई। विश्वनाथ जी, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल रहा है, बच्चों पर दया का भाव है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं निर्देश में बच्चों पर दया का भाव है। रेवती, हे भगवान कोई मुसीबत न आ जाए, तो यहां पर कोई मुसीबत न आ जाए। ठीक है, ये क्या है, क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है क्या कि कहीं कोई मेहमान रूपी समस्या न आ जाए। ऐसी गर्मी में मेहमान आ गए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। बाबूलाल, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। तो इस वाक्य में क्या पता चलता है, इस वाक्य में पता चलता है बाबूलाल कितना प्यासा है, यानी प्राण सूखे जा रहे हैं। पहले में क्या था, पहले में था तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल रहा है। तो बच्चों पर यहाँ पर दया का भाव है। इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है जी, चौथा देखिए, रेवती, तू नक्कर, खाना तो खिलाना ही होगा। इस वाक्य से पता चलता है कि रेवती खींच रही है, परेशान हो रही है, खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, पूरे को ही आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। पड़ोसी, कहां तक कोई क्षमा करे, क्षमा क्षमा, बस एक ही बात याद कर ली है, क्षमा। तो यह वाक्य जो है बताता है कि पड़ोसी को बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो इसको पूरे को ही आपको जो है अंडरलाइन करना पड़ेगा। आगे चलते हुए मुहावरे, परिचित हैं आप मुहावरों से, बहुत अच्छी तरह से देख लेते हैं। मुहावरों का खूब इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, 2-3 जगह तो हुआ ही है। तो आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूं, लाखों के आदमी खाक में मिल गए। तो मुहावरों को अंडरलाइन किया गया है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित वाक्य, रात दिन एक करना और खाक में मिलना, ये मुहावरों का प्रायोगिक रूप है, यानी उनका प्रैक्टिकली रूप दिखाया गया है। ये वाक्य में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ऐसे एकांकी में आए अन्य मुहावरों की पहचान करके लिखिए और उनके अर्थ समझाते हुए उनको वाक्यों में भी प्रयोग कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुहावरे आपकी परीक्षा में भी आने वाले हैं, तो इस प्रकार से आप एक जो है डायग्राम बना सकते हैं। एक तरफ मुहावरा लिखें, फिर उसका अर्थ लिखें और फिर उसका वाक्य में प्रयोग लिखें। ठीक है जी, तो पहला मुहावरा है जान में जान आना, यानी राहत मिलना। वाक्य में प्रयोग, नन्हेमल पानी पीकर आह अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। पहले आत्मा फिर परमात्मा, तो पहले स्वास्थ्य फिर भगवान, पहले तन का ख्याल फिर बाकी सब देखेंगे। रेवती, वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पहले आत्मा फिर परमात्मा, जब शरीर ही ठीक नहीं है तो फिर और क्या करूं। अगला हड़बड़, तो हबड़ तबड़ में क्या, ये भी एक मुहावरा है, वैसे मैं देख लेते हैं मुहावरे के रूप में। तो इसका अर्थ होता है जल्दबाजी करना। वाक्य में प्रयोग कैसे देखेंगे कि इस हबड़ तबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतर कर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। नेक्स्ट, भाड़ में भुनना, अत्यधिक कष्ट या कठिनाई सहना। अरे वाक्य में प्रयोग देख लीजिए, यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से आप जो है एक तरफ मुहावरा, बीच में उसका अर्थ और फिर उसका वाक्य में प्रयोग कहाँ किया गया है, ये सारी चीजें आप लिख करके दिखा सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, बात पर बल देना। तो बात पर जहां बल दिया जाता है, जिन शब्दों, विशेष शब्दों के माध्यम से बल दिया जाता है, उन्हें निपात कहते हैं व्याकरण में। ठीक है जी, देख लेते हैं। वहां तो कहो मैं भी ढूंढ कर ही रहा, ध्यान दीजिएगा। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित
ही शब्द है, ठीक है, उसको हटाकर देखिए, वह तो कहो मैं भी ढूंढ कर रहा, वो नहीं, वो बात में दम नहीं है, ही से जो पैदा हुआ, ठीक है। तो दो दो के जोड़े में चर्चा कीजिए, आपस में जो है फ्रेंड्स आपस में चर्चा करें कि वाक्य में ही के प्रयोग से किस बात को बल मिल रहा था और ही हटा देने से क्या कमी आ गई, तो बता देंगे भाई इसमें कौन सी समस्या की बात है, उत्तर लिख देंगे, ठीक है। वह तो कहो मैं भी ढूंढ कर ही रहा, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहां ही जोर यानी कि बल देने के लिए प्रयोग किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वह लगातार ढूंढता रहा और अंत में ढूंढ ही लिया, ठीक है जी। आगे देखिए, वह तो कहो मैं भी ढूंढ कर रहा, अब ही हटा दिया गया है तो बात सामान्य हो गई है, बात में जोर या प्रभाव प्रकट नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है जी। तो अन्य विशेषता क्या है, वो मैंने पहले ही बता दी थी, तो निपात, ठीक है जी, क्या निपात, किसी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। निपात कई तरह के होते हैं, जैसे ही, भी, तो, तक, केवल, मात्र आदि कई प्रकार के निपात होते हैं। इनके द्वारा इनको वाक्यों में प्रयोग करके वाक्य के अर्थ में विशेष बल प्रकट किया जाता है। नीचे अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में ऐसे स्थान पर ही का प्रयोग कीजिए कि वे सामने लिखा अर्थ देने लगे। बिल्कुल जी, दे देते हैं, एक सारणी बना करके बता देते हैं। पहला देखिए, विश्वनाथ के अतिथि ही यहां रुकेंगे, ठीक है जी, है, और किसी के अतिथि नहीं रुकेंगे, इसका मतलब ये हुआ है। दूसरा वाक्य क्या है, विश्वनाथ के अतिथि यहां ही रुकेंगे, यहां के अतिरिक्त और कहीं नहीं रुकेंगे, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है जी। अगला, विश्वनाथ के अतिथि यहां रुकेंगे ही, माने उनका रुकना निश्चित है, ठीक है। तो ही ने जो है एक विशेष अर्थ यहां पर प्रकट कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, तुम नहाने तो जाओ, उपयुक्त वाक्य में तो का स्थान बदल देंगे, तो का स्थान बदलकर अर्थ में आए परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। तुम तो नहाने जाओ, तुम नहाने जाओ तो ही और तो के ऐसे ही प्रयोग करके वाक्य बनाइए, ठीक है जी। तो बना दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे, ही के प्रयोग वाले भी और तो के प्रयोग वाले भी। तो ही के प्रयोग वाले बना देते हैं, मैं मेहनत करूंगा ही दृढ़ निश्चय को दिखा रहा है, जीत हमारी होगी ही निश्चितता को दिखा रहा है, यह काम आज पूरा होगा ही विश्वास को दिखा रहा है। और तो का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, कम से कम तुम मदद तो करो, आग्रह और जोर को दिखा रहा है, तुम तो बहुत अच्छे दोस्त निकले, विशेष बल दे रहा है, वह आ जाए तो काम पूरा हो जाएगा, ये कंडीशन को दिखा रहा है, शर्त को दिखा रहा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई, पाठ से आगे, अब आपकी बात कर रहे थे पाठ से आगे। रेवती, ऐसे लोग कौन हैं जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। विश्वनाथ, क्या पूछ लूं, 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते। तो उपयुक्त संवाद से पता चलता है कि विश्वनाथ जी द्विधा की स्थिति में है। क्या आपके सामने कभी कोई ऐसी द्विधापूर्ण स्थिति आई है जब आपको यह समझने में समय लगा हो कि क्या सही है और क्या गलत है? अपने अनुभव साझा कीजिए, अपने अनुभव बताने, आपको अपना एक्सपीरियंस बताना। हाँ भाई, मेरे साथ तो ऐसी स्थिति बिल्कुल आई है, ठीक है जी, एक्सप्लेन कर देते हैं। एक बार स्कूल में एक दोस्त ने मुझसे मदद मांगी कि मैं उसकी कॉपी अपनी बता करके जमा कर दूं टीचर के सामने, होमवर्क की कॉपी जो होती है, क्योंकि उसकी कॉपी पूरी नहीं थी, होमवर्क उसका कंप्लीट नहीं था। उस समय मुझे दुविधा हुई कि दोस्ती निभाऊं या सच बोलूं। अगर मदद करता तो नियम तोड़ना हो जाता, और अगर सच बोलता तो दोस्त नाराज हो सकता था। मैंने सोचने के बाद शिक्षक से सच बात बता दी, बाद में दोस्त को समझाया कि सही रास्ता ही सबके लिए अच्छा होता है। इस अनुभव से मैंने शिक्षा ली या सीखा कि द्विधा में भी सही निर्णय लेना बहुत अधिक जरूरी होता है, ठीक है जी। ख प्रश्न देख लेते हैं, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे। ख देख लेते हैं भाई, एकांकी में ऐसा लगता है कि नन्हेमल और बाबूलाल सगे संबंधी ही नहीं अच्छे मित्र भी हैं। आपके अच्छे मित्र कौन हैं?
वे आपको क्यों प्रिय लगते? तो अपने मित्रों के बारे में बताना है। मैंने यहाँ अपने मित्रों के बारे में बताया, आप अपने मित्रों के बारे में बता दीजिए कि आपके अच्छे मित्र कौन कौन से हैं। रोहन है, मयंक है, श्रुति है, जो भी है, ठीक है। वे सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। उनकी सच्चाई, भरोसा, हंसी मजाक का स्वभाव आपको अच्छा लगता है। वे अपने दैनिक कार्यों की बातें आपसे साझा करते हैं, सादगी का जीवन अपनाते हैं, अपना होमवर्क जो है समय पर करते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं, आपको अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। सारी बातें आप बता सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है जी। हाँ, गै भाग इसका क्या है भाई, देख लेते हैं। गै भाग है, आप अपने किसी संबंधी या मित्र के घर जाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं? तो बता दीजिए भी क्या क्या तैयारी करते हैं। बहुत सारी तैयारी करते हैं। जब मैं किसी अपने रिश्तेदार या संबंधी या मित्र के घर जाने की तैयारी करता हूं या करती हूं, तो सबसे पहले उसको सूचना देता हूं। ठीक है, समय का ध्यान रखता हूं ताकि मैं उचित समय पर पहुंच सकूं और उसको जो है कोई परेशानी हो। फिर साफ सुथरे कपड़े पहनता हूं। यदि कोई विशेष अवसर हो तो भाई जो है चॉकलेट और आदि जो उपहार हैं उसके अनुसार लेकर के जाता हूँ। रास्ते का जो साधन है वो भी देखना पड़ता है कि कहीं देर न हो जाए। सबसे जरूरी बात तो यह है कि मिलने जाते समय मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए, ताकि सामने वाले को खुशी महसूस हो। ठीक है जी। चौथा भाग देख लेते हैं भाई, चौथा प्रश्न, गए प्रश्न देख लेते हैं। विश्वनाथ के पड़ोसी उनका किसी प्रकार से भी सहयोग नहीं करते। आप अपने पड़ोसियों का सहयोग किस प्रकार से करते हैं, बताइए भाई। पड़ोसियों का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, मैं अपने पड़ोसियों का सहयोग कई तरीकों से करता हूं या करती हूँ। यदि उन्हें किसी कार्य में मदद की आवश्यकता होती है, जैसे सामान उठाना, बाजार से सामान लाना, ठीक है, या किसी जरूरी चीज की जानकारी देना, तो मैं तुरंत उनकी सहायता करता हूँ। त्योहारों और विशेष अवसरों पर उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, खुशियां जो है साझा करता हूँ। यदि पड़ोसी घर पर न हो तो उनका जो पत्र है या कोई सामान है उसको सुरक्षित रखता हूँ। अगर घर पर छोटे बच्चे हैं तो मैं उनका ख्याल रखता हूँ। बीमार होने पर उनकी खैरियत पूछता हूँ। जो भी यथासंभव मदद पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी। अच्छे पड़ोसी का यही एक जो है क्या है, फर्ज है। आगे देख लेते हैं भाई। नन्हेमल और बाबूलाल का व्यवहार सामान्य अतिथियों जैसा नहीं है। आपके अनुसार सामान्य अतिथियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, बता दीजिए। देखिए, सामान्य अतिथियों का व्यवहार सरल होना चाहिए। वे मेजबान के घर आते समय उनकी प्रस्तुतियों और सुविधाओं का ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा अपेक्षा न करें और घर के कामों में भी उनकी मदद करें। विनम्रता से बातचीत करें, आदर पूर्वक अपने विचार रखें और विचार के माहौल में घुल मिल जाएं। भोजन या व्यवस्था में कमी हो तो शिकायत न करें बल्कि संतोष प्रकट करें, उनकी बड़ाई करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपनी उपस्थिति से घर के वातावरण को प्रसन्न और सहज बनाए रखें, उसको बोझिल न होने दें। ठीक है, यही सामान्य अतिथि का एक उचित आचरण होता है, उचित व्यवहार होता है। ठीक है जी। सावधानी और सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान दीजिए, सावधानी और सुरक्षा। क्या प्रश्न? विश्वनाथ ने नन्हेमल और बाबूलाल से उनका परिचय नहीं पूछा और उन्हें घर के भीतर ले आए। यदि आप उनके स्थान पर होते तो क्या करते? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर मैं विश्वनाथ जी की जगह होता तो सबसे पहले नन्हेलाल और बाबूलाल से उनका परिचय बाहर दरवाजे पर ही पूछता, अंदर नहीं आने देता। उनसे यह भी पूछता कि वे कहां से आए हैं, किससे मिलना है। बिल्कुल क्लियर कट बात में उनसे पूछता। बिना जान पहचाने उन्हें घर के अंदर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होने देता। पहले विश्वास बनाना जरूरी है। भाई वो ठीक है, वो दूसरों के यहाँ आए थे, किसी के यहाँ, कविराज वैद्यराज के यहाँ, ठीक है, मेहमान है। वो तो चोर डाकू भी तो हो सकते हैं, ठीक है, लुटेरे भी तो हो सकते हैं। आपने ऐसे ही उनको अपने घर के अंदर प्रवेश दे दिया, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये तो सुरक्षा का हमें ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है भाई, आपके माता पिता या अभिभावक की अनुपस्थिति में, मान लीजिए आपके घर पे आपके पेरेंट्स नहीं है और आप हैं घर पर, ठीक है, अकेले हैं, बच्चे हैं, आप दोनों बहन भाई हैं, तो यदि कोई अपरिचित व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते, आज तक आपने उस व्यक्ति को नहीं देखा, तो क्या क्या सावधानी बरतेंगे? देखिए, अगर मेरे माता पिता या अभिभावक घर पर नहीं है तो कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाए तो सबसे पहले आप मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। ठीक है, उनसे बाहर से ही बात करूंगा, खिड़कियां दरवाजे के भीतर से ही बात करूंगा। अगर जरूरी बात कहें तो माता पिता के आने का इंतजार करने को कहूंगा कि आप बाहर वेट कीजिए जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं आते, बाहर वेट, ठीक है, या उनको फोन की कर मेरी बात कराइए, नहीं तो आप बाहर वेट करना पड़ेगा। कभी भी अकेले में किसी भी अपरिचित व्यक्ति को घर के अंदर प्रवेश नहीं देना, इस बात की पल्ले गांठ बांध लीजिए। ठीक है जी। अगला बिंदु है इसमें बच्चों, सृजन।
सृजन का मतलब होता है निर्माण यानी कि क्रिएशन। तो देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए आपने एक एकांकी पढ़ा, यहां पर पढ़ा है, इस एकांकी में एक कहानी कही गई है, बिल्कुल कही गई है। उस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। जैसे एक दिन मेरे घर में मेहमान आ गए। तो अब आपको एक कहानी लिखनी है। ये कहानी लेखन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। 4 नंबर 5 नंबर का आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है। मैंने भी एक कहानी यहां लिखने की कोशिश की है। आप अपनी जो है कल्पना शक्ति से कहानी लिख सकते हैं और ना आप यहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके इस कहानी को अपनी लेखन पुस्तिका में लिख सकते हैं, यानी कि अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जितने भी रिटर्न नोट्स हैं इस पार्ट के, वो सारे के सारे हमने आपको अपने ब्लॉग में भी प्रकट कर दिए हैं और उस ब्लॉग का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलने वाला है। वहां पर जरूर विजिट करें, वहां से आप अपनी नोटबुक तैयार कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है गर्मी का प्रकोप। देख लेते हैं भाई, तमाम शरीर हमारे गर्मी के उबल रहा है। एकांकी में भीषण गर्मी का वर्णन किया गया है। आप गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतेंगे? ठीक है, 5-5 के समूह में चर्चा कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा कीजिए, मुख्य बिंदुओं के चार्ट पेपर पर लिख करके बुलेटिन बोर्ड पर लगा दें। आपके जो क्लास का जो डिस्प्ले बोर्ड आप उस पर लगा दें। ठीक है, कि आप उनको किस प्रकार से व्यवहार में लाएंगे। यहां पर हमने बता दिया, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अगला है भाई तार से संदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये आपके जमाने की बात नहीं है, तो आपको इसे समझना ही पड़ेगा। देखिए, क्या मेरा तार नहीं मिला? रेवती के भाई ने अपने आने की सूचना तार के द्वारा भेजी है। तार संदेश भेजने का एक माध्यम होता है। मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जब इस एकांकी को एक्सप्लेन किया तब भी आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, आप वहां जाकर के उसको दोबारा से सुन सकते हैं। जिसके द्वारा शीघ्रता से किसी के पास संदेश भेजा जा सकता था, किंतु अब इसका प्रचलन नहीं है। अब तार की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। ये लगभग 40 45 50 साल पहले ही बंद हो गई थी। ठीक है जी, इसको टेलीग्राफ कहते थे भाई। क्या कहते थे? टेलीग्राफ। ओके, देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है। किसी भौतिक वस्तु के विनिमय यानी कि उसका जो लेन देन है, व्यापार है, उसके बिना ही संदेश को दूर तक संप्रेषित करना टेलीग्राफ कहलाता है। विद्युतीय धारा होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वेव्स होती हैं, उनकी सहायता से पूर्व निर्धारित जो संकेत होते हैं उनके द्वारा संवाद या जो भी बातचीत है, ठीक है, जो भी आपके मैसेज हैं, समाचार हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला एक यंत्र होता है जिसको टेलीग्राफ कहा जाता था। वर्तमान में यह प्रौद्योगिकी जो है अप्रचलित हो गई है, आजकल ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, तार भेजने के आधार पर अनुमान लगाएं कि यह एकांकी लगभग कितने वर्ष पहले लिखा गया होगा। तो देखिए, वैसे तो तार जो है लगभग मेरे ख्याल से 40-45 साल पहले ही बंद हुआ है तार व्यवस्था। फिर भी आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर अंदाजा बता सकते हैं, 40-50 साल पहले ही ये जो कहानी है वो लिखी गई होगी। आजकल संदेश भेजने में कौन कौन से साधन उपलब्ध है? आजकल तो खैर बहुत सारे जो साधन है वो उपलब्ध है, आपको पता ही है। मोबाइल फोन है, कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, गूगल मीट कर। आजकल तो पता नहीं भरे पड़े हैं साधन, कोई कमी ही नहीं है भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गए, आप किसी को संदेश भेजने के लिए किस माध्यम का सर्वाधिक उपयोग करते हैं? देखिए, मैं तो संदेश भेजने के लिए मोबाइल फोन के द्वारा व्हाट्सएप और आदि का ही अधिक उपयोग करता हूं। आप किसका उपयोग करते हैं देख लीजिए, वही बताना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपने किसी प्रिय व्यक्ति को एक पत्र लिखकर भारतीय डाक द्वारा भेजिए। भारत की जो डाक व्यवस्था वो तो चालू है आजकल भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक पत्र लिख करके आपको किसी को भेजना है। ठीक है, तो पत्र हमने यहां पर लिख दिया, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसको आप लिफाफे में लिख करके और डाक खाने का प्रयोग करके देखिए कि पत्र आपका पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। और जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उससे पत्र मंगवाइए भी। ठीक है, तब आपको पूरे प्रक्रिया का प्रोसेस का पता चलेगा कि डाक व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है। आगे चलते हैं भाई, नाप तोल और मुद्राएं। ठीक है, देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाप तोल और मुद्राएं। क्या होती है भाई? जबकि नत्थामल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। रेखांकित क्या है भाई, वो देख लेते हैं। 9.5 आने और गज, ठीक है, तो 9.5 भारतीय भाषा में अंतरराष्ट्रीय जो अंक है 9.5 इसको दर्शाता है। ठीक है,
और आने, आने जो है वो मुद्रा की एक इकाई थी। कहने का मतलब क्या है कि 1 रुपए के अंदर 16 आने होते थे। ठीक है जी, कितने आने होते थे? 16 आने होते थे। यानी 25 पैसे के अंदर कितने आने होते थे? 4 आने होते थे। ठीक है जी, 12 आने, सॉरी 4 आने होते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12.5 पैसे के 12.5 पैसा इसके 2 आने होते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 6, ठीक है, 6 पॉइंट कितना 25, ठीक है, ये क्या हुआ, या 6 पॉइंट यानी कि 6 सही 1/4 पैसे का एक आना होता था। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको आना कहा जाता था। आप अपनी दादी से, नानी से, नाना वगैरह से, जो आपके घर में बुजुर्ग है, उनसे इस बात का पता लगा सकते हैं। गज, आजकल गज नहीं होता, आजकल मीटर होता है। लेकिन लोकल भाषा में हम उसको गज, कपड़े को तो हम आज भी गज में ही बोल देते हैं, बट कोई बात नहीं। ठीक है जी, गज एक लंबाई को मापने का मापक होता है। ठीक है, तो पता लगा लेते हैं। हमने सारी चीजें आपको बता दी कि 4 आने में 16 पैसे होते हैं। ठीक है जी, और गज क्या होता है पता ही होगा आपको, कपड़ा नापने के लिए। ठीक है, 100 गज का प्लाट, 2 गज कपड़ा, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। आगे चलते हैं भाई, गए भाग इसका देख लेते हैं। गए भाग क्या है? आपके आसपास गज शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता पता लगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, तो गज जो है वो मीटर को कहते हैं। किसको कहते हैं? मीटर को कहते हैं। लगभग 3 फुट के आसपास का मीटर होता है। गज में 3.25 गज के आसपास होता था, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, आप अपने जो शिक्षक हैं मैथमेटिक्स के, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो इसमें 3 फुट मैंने यहाँ दिया गया है, बाकी आप अपने शिक्षक से पता कर लीजिए, मैथ्स के टीचर से इसको क्या कर लेना, जोड़ करके देख लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। एक जरूरी सूचना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलने वाला है, वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल.blogspot.com, उस पर जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहां पर जितने भी लिखित जो सामग्री है इस पाठ की या दूसरे भी पाठों की, जितने भी रिटर्न नोट्स हैं, आपको वहां मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे मिलूंगा अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जो है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।